हाँ जी बच्चे, कल हमने राजे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स ये टॉपिक स्टार्ट किया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। और ये रिएक्शन मैंने कल आपको इसके बारे में सारे डिटेल में बताया, कैसे सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। और इसके बारे में मैंने आपसे कुछ बातें की कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे जिनको सब्स्टिट्यूट क्लोरीन या कोई भी हेलोजन कर सकता है, तो हम उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराएंगे जहाँ पे जो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बने, क्योंकि इंटरमीडिएट जहाँ इजीली बन पाएगा वही आपको प्रोडक्ट देगा। तो जैसे हमने ये प्रोपेन का एग्जांपल किया था, इसमें एक प्राइमरी फ्री रेडिकल बन सकता है या सेकेंडरी, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है तो वो हमें जो है वो 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये हमने कल राजे इसके बारे में डिस्कस किया। इसके एक दो और एग्जांपल्स किए। एक ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन था कि अगर मान लो आपके पास है हेलोजन ही ऐड होना है, बट अगर वो पाई बॉन्ड पे एडिशन होनी है, पाई बॉन्ड तोड़ के दो हेलोजन मॉलिक्यूल्स ऐड होने हैं, तो वो तब होंगे जब आपके पास नॉन पोलर मीडियम CCl4 या CS2 लिखा होगा एरो के ऊपर, तो आपने पाई बॉन्ड तोड़ना है और फिर हेलोजन लगाने हैं। बट अगर बेटा सनलाइट या हीट का सिंबल होगा, फिर वो बेटा आपके पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, वहां फिर पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं। और ये याद रखना, पाई बॉन्ड के जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ वाला कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है, जो एलाइलिक कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन विनाइलिक होता है, उसका अगला वाला एलाइलिक। तो एलाइलिक पे आपने हमेशा सब्स्टिट्यूशन करानी है, क्योंकि एलाइलिक कार्बन जो है वहां पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। ये मैंने आपको कल ये ऊपर समझाया था यहाँ पे। और फिर बेटा मैंने आपके साथ एक और एग्जांपल डिस्कस किया था कि ये वाला, ये जो NCERT+2 की बुक में से, कि अगर बेंजीन रिंग है तो भी बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ वाला कार्बन जो होगा, जिसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, वहां पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहां भी रेजोनेंस होगी, तो वहां पे आप सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। सो ये वाला पार्ट बेटा हमने कल कवर किया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते। उसका रीजन क्या था कि फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव इन नेचर है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है साइज में, तो कार्बन से बहुत स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है और उसको उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। इसलिए हम पहले कोई और हेलोजन ले आते हैं और बाद में फिर हम स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू जो है उसको प्रिपेयर करते हैं, और स्वार्ट्स रिएक्शन में हम उस हेलो एल्केन जो भी हमारा होगा उसको हम AgF या Hg2F2 या फिर ये COF2 और SbF3 इनके साथ रिएक्ट करा के हम फ्लोरीन को एक्सचेंज कराएंगे। तो यह एक हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। इसके अलावा बेटा हमने किया कि जो आयोडीनेशन है वो रिवर्सिबल इन नेचर है। आयोडीनेशन रिवर्सिबल इसलिए था क्योंकि HI जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो नीचे की तरफ, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, वो लीस्ट स्टेबल है और वो वापस से रिएक्ट करेगा CH3I के साथ टू गिव CH4 एंड I2। और अगर आपको ये रिवर्सिबल रिएक्शन को अवॉइड करना है कि रिवर्स में ना जाए, इसको इरिवर्सिबल बनाना है, तो उसके लिए हम HI को रिमूव करेंगे जैसे ही वो बनेगा, और उसको रिमूव कराने के लिए हम HiO3 आयोडिक एसिड या HNO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे पक्का आपको। दे विल आस्क यू कि व्हाई आयोडीनेशन इज
reversible in nature, या why iodination of alkanes is carried out in presence of HiO3 और HNO3। तो आपको रीजन देना है वहां पे कि क्यों हम HiO3 यूज कर रहे हैं। अब इसका ये जो मैकेनिज्म पार्ट है बेटा इस रिएक्शन का, वो जैसे मैं कल बता रहा था सीबीएसई ने तो डिलीट कर दिया है, बट हमने बेटा उसको डिलीटेड नहीं मानना, हम इसको करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस को समझना है। इस के मैकेनिज्म में बेटा 3 स्टेप्स हैं। पहला इनिशिएशन, दूसरा प्रोपेगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या है बेटा कि जो हेलोजन है, अब क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो बेटा आपका जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, ये इसमें इट्स अ नॉन पोलर बॉन्ड। क्लोरीन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण ये बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली टूटेगा। देखो, ऐसा नहीं होता कि जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो वहीं वो बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है। हमने एक केस किया था HBr का इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। आपने अगर परसों का टेस्ट मुझे दिया था तो उसमें राजे आपने उस टेस्ट की प्रेपरेशन के दौरान पढ़ा होगा कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है, जो परऑक्साइड इफेक्ट है, जो खेराश इफेक्ट है, उसमें परऑक्साइड की प्रेजेंस में भी HBr बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाता है, क्योंकि वहां हमारे पास जो है वो एल्काइल रेडिकल होता है। उस एल्काइल रेडिकल की रिक्वायरमेंट भी एक रेडिकल है। रेडिकल को हमेशा एक रेडिकल चाहिए, कैटायन को एनायन चाहिए, एनायन को कैटायन चाहिए, बट रेडिकल को रेडिकल चाहिए, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसको कोई ऑपोजिट चार्ज नहीं चाहिए। इसको भी एक न्यूट्रल फ्री इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज चाहिए जिससे ये बॉन्ड बना ले। तो वहां ये HBr बॉन्ड टूटता है होमोलिटिकली, और हाइड्रोजन जो है वो छोटा रेडिकल होने के कारण ये ले जाता है ना, और Br रेडिकल अटैक करता है एल्कीन के ऊपर। आपको याद आ रहा होगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। यहाँ पे हमने पढ़ा कि HF और HCl बॉन्ड की होमोलिसिस एक्सोथर्मिक थी, वो नहीं टूट पाता होमोलिटिकली क्योंकि वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं बिल्कुल, वो बॉन्ड तो बड़े आराम से होमोलिटिकली टूटेगा। और यहाँ जब ये हम इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जो हम यहाँ एच न्यू लिखा है, तो सनलाइट और हीट की प्रेजेंस में होमोलिटिकली टूटा, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, क्लोरीन रेडिकल्स बन गए। और फिर ये क्लोरीन रेडिकल अब एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी होमोलिटिकली तोड़वाएगा, क्योंकि रेडिकल को रेडिकल चाहिए, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है। एल्केन्स कल मैंने बताया था पैराफिन्स हैं, दे आर नॉन पोलर। तो ये भी बॉन्ड जो है बड़े आराम से टूट जाता है। छोटे हाइड्रोजन को क्लोरीन लेके HCl बन के अलग हो जाएगा, जो साइड प्रोडक्ट बनना है, और आपको इंटरमीडिएट एल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे मिलेगा। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग हाईलाइट करके, क्योंकि कल हम यही तो कर रहे थे कि अगर दो से एक से ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं अलग अलग टाइप के, IIT के पेपर में, जो कि अब एडवांस लेवल हो चुका है, पहले जेई और एडवांस नहीं होते थे, मेंस और एडवांस, पहले AIEEE और IIT का पेपर होता था। उसमें राजे ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ कहाँ डिस्कस किया था, फ्री रेडिकल्स में भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। ये अलग अलग टाइप के ना हाइड्रोजन्स अवेलेबल है। अगर मैं इनको लेबल कर दूं HAHB, या हम इसको ऐसे लेबल कर लें H1 H2 और H3, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा व्हाट विल बी द relative ease of abstraction of hydrogen towards halogenation, अगर हेलोजन ने, अगर क्लोरीन रेडिकल ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है,
तो वो किस हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट करके उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन हो पाएगी। तो आपने बस ये देखना है कि किस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलिसिस आसान है, ये जो स्टेप हो रहा है ये वाला। तो इनमें से किस कार्बन हाइड्रोजन की होमोलिसिस आसान होगी, जिससे रेडिकल हमारा ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा। बिकॉज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट। वो बॉन्ड का टूटना उतना ही आसान होगा जिस बॉन्ड को तोड़ने के बाद रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। तो यहाँ आपके पास जो है वो राजे, ये देखो, ये 3 टाइप के रेडिकल बन सकते हैं। तो कल भी हमने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन किया था कि जो विनाइलिक होगा वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये तो लीस्ट स्टेबल है, ये नॉर्मल सेकेंडरी है। जबकि अगर ये देखें तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, एंड रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग। तो ये कार्बन इधर और ये इधर, ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और ये वाला रेडिकल डीलोकलाइज होके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्योंकि रेजोनेंस है, आज भी मैंने आपको रिवीजन में बताया कि डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ जो रेडिकल है वो स्टेबल बनेगा। तो यहाँ सबसे इजीली जो एब्स्ट्रैक्ट होगा वो H2 होगा, और उसके बाद फिर H3 होगा जो कि एक नॉर्मल सेकेंडरी कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल बनाएगा। और जो H1 है ये तो लीस्ट स्टेबल रेडिकल बनाएगा निकल के, इसलिए इसका निकलना सबसे मुश्किल है। तो रिलेटिव ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में इसकी ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन सबसे मुश्किल है। बात क्लियर हो रही है बेटा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं राजे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये यही क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आते हैं, आपको बस ध्यान से कॉन्सेप्ट याद तभी रहेगा अगर आप नोट्स बना रहे हो। जिस बच्चे के हाथों से ये नोट्स लिखे जा रहे हैं ना, जो खुद अपने हाथ से लिख रहा है चीजों को, उसको कभी नहीं भूलेंगी, ये गारंटी है मेरी। आपको तभी भूलेगा चीजें जब आप सिर्फ सुनोगे। अगर आप अभी सुबह मान लो अभी सुन भी रहे हो और आप है ना, मान लो चलो ये 5-7 दिन बहुत ज्यादा ठंड के हैं, आप रजाई में बैठे बिल्कुल लिख नहीं रहे हो, तो साथ के साथ अगर नहीं लिख रहे हो तो बाद में जरूर लिख लो। दिन में आधा 1 घंटा निकाल के बुक खोल के, क्योंकि पढ़ा रिकॉर्डेड लेसन तो सुना ही होगा, नोट्स बना लो टॉपिक खोल के, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनने की भी चाहे जरूरत नहीं है। बट बेटा ये जो है आपके नोट्स जरूर बने होने चाहिए। सुन रहे हो ना? हरजाप, हरसिमरत, जपगुन, जेके, जतिन, जय, कबीर, Yes, sir. कुंवरजोत, निहारिका, तरनजीत, बेटा नोट्स बना लेना। Yes, sir. तो अब सेकंड स्टेप जो है वो प्रोपेगेशन है। वंस आपके पास एल्काइल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन गया तो ये इनिशिएशन थी, एक बार आपको एनर्जी देने की जरूरत थी, एक बार रेडिकल बनाने की जरूरत थी। अब अपने आप आगे काम चलेगा। अब क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अब ये एल्काइल रेडिकल ही बॉन्ड तोड़वा लेगा, क्योंकि इसको एक और रेडिकल चाहिए। तो ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़वाएगा, एक क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा, दूसरा क्लोरीन रेडिकल अपने आप जनरेट हो गया। तो अब साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। अब अगर तो आपका एल्केन एक्सेस में है, मान लो आपके पास 100 मॉलिक्यूल हेलोजन के थे और 1000 मॉलिक्यूल मीथेन के हैं, तो अभी तो 100 में से मान लो 50-50 यूज हुए, तो अभी 950 मॉलिक्यूल मीथेन के पड़े हैं और अभी 50 क्लोरीन के हैं। तो अब अगले क्लोरीन की प्रोबेबिलिटी इन 950 पे अटैक करने की ज्यादा होगी, बल्कि जो ये 50 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बने हैं इन पे अटैक करने की कम होगी। तो ये क्लोरीन वापस से ये साइकिल घूमेगा और ये फिर से मीथेन पे अटैक करेगा, और ये 2 स्टेप चलते जाएंगे चलते जाएंगे। बीच में प्रोबेबिलिटी ये भी होगी कि ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये मेन पेरेंट एल्केन पे अटैक करने की बजाय जो साइड पे इसने प्रोडक्ट बनाया है CH3Cl, उसके भी एक और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो अगर इसने इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो अब इंटरमीडिएट आपका ये बन जाएगा, और ये क्लोरोमिथाइल जो रेडिकल है ये अगले क्लोरीन रेडिकल को तोड़वा के एक और क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा,
तो जैसे कल मैं बता रहा था डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई, अब अगर ये क्लोरीन इस पे अटैक कर जाएगा बाई चांस, तो एक और हाइड्रोजन निकाल के ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा। तो ऐसे करते करते आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन्स हमेशा मिलेंगे। अगर तो एल्केन एक्सेस में ले लोगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, बट तब भी मिक्सचर तो मिलेगा ही मिलेगा। सेपरेशन के लिए टेक्निक्स तो यूज़ करनी ही पड़ेंगी। अगर हेलोजन एक्सेस में ले लोगे, क्लोरीन या जो भी ब्रोमीन, तो फिर आपको पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सब ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर दे। बट अगर दोनों इक्वलेंट अमाउंट में ले लोगे, फिर तो आपको हमेशा मिक्सचर बहुत ज़्यादा खिचड़ी टाइप मिलेगी, 25-25-25% या 33-20 ऐसे करके, और फिर वो बहुत कम यील्ड होगी डिजायर्ड प्रोडक्ट की। इसीलिए हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते, कल मैंने बताया था। बेटा ये क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? इसके बाद बेटा ये जो ये देखो, यहाँ भी एक क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस किया हुआ है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें मैंने 4 कार्बन दिखाए, हाइड्रोजन दिखाए हैं, Ha, Hb, Hc और Hd, ऊपर वाला यहाँ पे भी है। तो यहाँ जो रेडिकल बनेगा ये नॉर्मल प्राइमरी रेडिकल बनेगा। तो इसकी भी ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इतनी नहीं होगी जितनी सबसे ज्यादा Hb वाले की होगी। और फिर Ha, क्योंकि वो टर्शरी फ्री रेडिकल बनाएगा। फिर ऊपर वाला Hd, और ये विनाइलिक सबसे कम स्टेबल है, तो Hc की ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वहां पे होगी। अब इसके अलावा बेटा आपके पास थर्ड स्टेप आ जाता है, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप क्या है कि आपके स्टार्टिंग में 2 क्लोरीन रेडिकल बने थे। 2 क्लोरीन रेडिकल में से मैंने एक का रिएक्शन आपको दिखाया, यानी कि ऐसे 2 पैरेलल रिएक्शन चल रहे हैं। रिएक्शन मिक्सचर में इनिशिएशन में 2 क्लोरीन रेडिकल बने, तो 2 पैरेलल रिएक्शन चल रहे हैं। अगर उन 2 पैरेलल रिएक्शंस में हर एक स्टेप में जहां यहां क्लोरीन बनता है, ये जो क्लोरीन रेडिकल हर एक स्टेप में जनरेट होता है बेटा, अगर बाय चांस उन 2 पैरेलल रिएक्शंस के ये क्लोरीन रेडिकल आपस में टकरा गए, ये 2 क्लोरीन रेडिकल अगर आपस में टकरा गए बाय चांस, तो वो वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे और आपका रिएक्शन वहां सीज हो जाएगा। आपको दोबारा से अब इनिशिएशन देनी पड़ेगी, इस मॉलिक्यूल को फिर से तोड़ना पड़ेगा, और तब जाके रिएक्शन शुरू होगा। तो ये टर्मिनेशन के स्टेप्स हैं कि रिएक्शन टर्मिनेट कैसे होगा, रुकेगा कब। तो रुकने का एक चांस तो ये है कि 2 पैरेलल रिएक्शंस के क्लोरीन रेडिकल आपस में टकरा जाएं, या फिर जो ये एल्काइल रेडिकल बन रहा है 2 पैरेलल रिएक्शंस में, ये 2 एल्काइल एल्काइल आपस में टकरा जाएं और हायर एल्केन बना के रुक जाएं। जैसे मिथाइल मिथाइल से इथेन बन जाएगा, इथाइल इथाइल से ब्यूटेन बन जाएगा। और अगर वो इथाइल का केस हुआ तो इथाइल इथाइल के केस में ऐसे भी हो सकता है कि दो इथाइल आपस में टकरा जाएं, एक हाइड्रोजन दे के दूसरे को इथेन बना दे, एक में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, और दूसरी तरफ कार्बन अपना जो फ्री रेडिकल है वो दूसरे कार्बन के फ्री रेडिकल से इलेक्ट्रॉन शेयर करके पाई बॉन्ड बना ले और वो इथीन बन जाए। तो इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस आपको याद होंगे, एक ही स्पीशीज, दोनों सेम स्पीशीज हैं इथाइल रेडिकल, बट एक इथाइल रेडिकल में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया और एक में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। जब सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन से आपको ये भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ये सारे टर्मिनेशन के स्टेप्स हैं कि रिएक्शन टर्मिनेट कैसे होगा, और वंस टर्मिनेशन अकर्स आपको दोबारा से इनिशिएशन देनी पड़ेगी अगर आपको वो रिएक्शन करवाना है। इज द होल मैकेनिज्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कबीर, Yes, sir. प्रजोत, अलका, Yes, sir. पंजाब, हरसिमरत, यस सर।
बेटा ये जो मैकेनिज्म है ये आपको एज सच अब लिखने को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले आ सकता था क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट था, अभी सिलेबस में से डिलीट हो गया है, तो आपको मैकेनिज्म लिखने को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मैकेनिज्म सारा याद होना चाहिए। मेन चीज़ें यहाँ से आपने क्या, इसमें से आपने इस रिएक्शन में से क्या क्या लेनी है कि हाइड्रोजन वो वाला सब्स्टिट्यूट कराना है जहाँ फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बने, और दूसरा फ्लोरीनेशन वाला क्वेश्चन कि वो एक्सप्लोजिव है, और तीसरा आयोडीनेशन जो कि रिवर्सिबल है, उसको कराने के लिए हम HiO3 या HNO3 यूज़ करते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ये इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, ठीक है पुत्र, और फिर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के इसने सारे स्टेप्स नहीं दिखाए, जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला ये जरूर दिखा दिए। एक का मिथाइल रेडिकल दूसरे के क्लोरीन रेडिकल से अटैक कर जाए तो भी टर्मिनेशन हो जाएगी। एक पैरेलल रिएक्शन में क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो रहा है, दूसरे में जो मिथाइल रेडिकल पहले स्टेप में जनरेट हुआ, वो मिथाइल और क्लोरीन रेडिकल आपस में अगर टकरा गए दो रिएक्शंस के, तब भी ये आपका प्रोडक्ट बन के रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये तीनों पॉसिबल टर्मिनेशन स्टेप्स इन्होंने दिखाए हैं, मैंने आपके साथ एक एक्स्ट्रा डिस्कस किया। आपको देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने का क्या देखो मतलब होता है। एसर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे आपको लोगों को स्कूल में भी, कंपटीशन में पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट आएंगे, सब्जेक्टिव में गिव रीजन आएगा। ये जो लाइन है अब यही लाइन वहां लिख के आ जाएगी कि हाउ कैन यू जस्टिफाई द फॉर्मेशन ऑफ इथेन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। मिथेन की क्लोरीनेशन में मिथाइल क्लोराइड बनना चाहिए, जो ये देखो नीचे बना हुआ है, ठीक है। डाइक्लोरोमिथेन बन सकता है, ट्राइक्लोरोमिथेन बन सकता है, टेट्राक्लोरोमिथेन बन सकता है, बट इथेन क्यों बन रहा है उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो आप इस जो आपका टर्मिनेशन स्टेप है उसका रेफरेंस देके। मैं बेटा ये आपके साथ एनसीईआरटी शेयर करनी ही भूल गया और मैं बोल ही जा रहा हूँ, ऐसा भी हो जाता है। तो आप इस टर्मिनेशन स्टेप का बेटा रेफरेंस देके ये जस्टिफाई करेंगे। देखो एनसीईआरटी की लाइनों में से क्वेश्चन बनेगा, ये लाइन है, और इसी का क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ डू यू जस्टिफाई द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। तो क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन में मिथाइल क्लोराइड बनना चाहिए, डाइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन, टेट्राक्लोरो, बट इथेन कैसे बन गया? आप बोलोगे ड्यूरिंग टर्मिनेशन इफ टू मिथाइल रेडिकल्स दे कोलाइड विद ईच अदर दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इसका आंसर आप ऐसे दे देंगे। समझ में आई बत्तर बात? क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. सो इस तरीके से राजे आपको जो है वो क्वेश्चंस, अब वही अगर मैं मान लो आपको बोलूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ ले कि हाउ विल यू जस्टिफाई द फॉर्मेशन ऑफ इथीन एंड इथेन, तो इथीन एंड इथेन के केस में आप उस डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिएक्शन का दे देंगे, है ना, रेफरेंस कि द इथाइल रेडिकल में अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। हाँ या ना पुत्र जी? अब बेटा आपके पास जो डिलीटेड सिलेबस है, उस डिलीटेड सिलेबस में हाइड्रोकार्बन यूनिट में
राजे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था जो कि मैंने आपको करवाया है, जरूरी था। इसके अलावा ये दो चीजें मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये रट्टे वाली चीजें थी। तो आप इन दो चीजों को डिलीट कर सकते हो। देख रहे हो? Yes, sir. तो ये रिएक्शन है कंबशन। ये जो आपके सामने है अभी कंबशन, आप इसको डिलीट कर दें, जरूरत नहीं करने की। और एक बेटा आपने डिलीट करना है पायरोलिसिस। वी वोंट डिस्कस दीज टू थिंग्स। ठीक है पुत्र जी। अब हम करेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बेटा क्या चीज है? देखो, मिथेन की ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मिथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि अगर आप अलग अलग कैटलिस्ट, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस यूज करें तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले। एक केस में कॉपर के साथ जब आप कर रहे हो तो आपको मिथेनॉल मिल रहा है, बट अगर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ कर रहे हो तो आपको मिथानल मिल रहा है। मिथानोल एंड मिथानल दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट एंड डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस। ऐसे केस में जब आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलें तो हम उस रिएक्शन को कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द टाइप ऑफ द कैटलिस्ट और द रिएक्शन कंडीशंस यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके बच्चे, समझ में आ रही है बात? अब ये क्यों ऐसे बने इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपको सिंपली ये रिएक्शंस लर्न करने हैं। अगर आप इथेन की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है एल्केन्स ही। एक एल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, एक एल्केन की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और एक एल्केन की ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कैटलिस्ट यूज। और वही अगर आप KMnO4 के साथ इसको करते हैं तो यहाँ पे आपको टर्शरी हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप मिल जाएगा और टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो पेपर में बेटा अब आप बोलो कि सर अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन एक तो आ सकता है बेटा कि आपको CH4+O2 एरो के ऊपर ये लिखा होगा कॉपर 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर, और ये प्रोडक्ट आपको लिखना होगा। तो कंप्लीट द रिएक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सुन रहे हो बच्चे कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? यस सर। Yes, एक, sir. एक आपको बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब उसने सिर्फ KMnO4 लिखना है, उसने ऑक्सीडेशन नहीं लिखना। आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा जो खुद बहुत इजीली, बोलो? Reduce हो जाएगा। वेरी गुड। और रिड्यूस खुद कौन इजीली होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत, बेटा जिसकी पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होगी वो ही इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ना बच्चे। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और जो खुद इजीली गेन करेगा, खुद इजीली रिड्यूस होगा, इट विल बी एक्टिंग एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ या ना पुत्र? Yes, sir. सो KMnO4 is a very good oxidizing agent because of high, which is
+7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, इसलिए कैमनोफोर जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एनीवे तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा K2Cr2O7 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि वहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हाई है। बट इन दोनों में से जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा होगा? विच विल बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउट ऑफ द टू? KMnO4. यस, बिकॉज +7 इज मोर देन +6, तो +7 के लिए रिड्यूस होना ज्यादा इजी है। आया ना पुत्र? Yes, sir. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजी है, तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों ही। एनीवे यहां लिखा होगा ए, अब सुनते जाना, फिर आगे लिखा होगा H पॉजिटिव हीट, बी, फिर लिखा होगा HBr, सी, आइडेंटिफाई ए बी सी। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या 3 नंबर में एक पार्ट बन के आ जाए, 1.5 का, हाफ 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 मार्क्स के। अब आपको इसको कंप्लीट करना है। तो देखो यूनिट में एक रिएक्शन कहीं है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है। कोई बता सकता है क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ए तो आपके सामने ही लिखा हुआ है ना बेटा, ए क्या होगा? बोलो भाई। 2-methyl propanol. ए तो हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 मिथाइल प्रोपेंटुओल। अब अल्कोहल्स की एसिडिक डिहाइड्रेशन, हीट का मतलब है कि एलिमिनेशन करानी है। अगर हम डाइल्यूट एसिड को डालें एल्कीन में तो वो उसमें वाटर ऐड होता है, बट यहाँ ये डिहाइड्रेशन है, हीट का सिंबल है, अल्कोहल में से वाटर रिमूव होगा। तो जो आपका ए है वो तो बेटा बनना है ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3, इधर C, फिर CH3, ये OH है और CH3। तो आपको बेटा मैकेनिज्म तो दिमाग में छपे होने चाहिए ना। एसिडिक डिहाइड्रेशन में क्या होता था कि पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके कार्बोकेटायन बनाएगा। फिर अगर शिफ्ट शिफ्ट करानी है, जो कि यहाँ तो नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा विच इज स्टेबल, तो फिर बीटा कार्बन से, अब ये तीनों एक जैसे ही हैं, तो किसी भी बीटा कार्बन से आप H पॉजिटिव निकाल लें, तो बीटा एलिमिनेशन होके आपको जो बी मिलेगा वो मिलेगा 2 मिथाइल प्रोपीन। याद आया पुत्र? जिस जिसको याद आया ये रिएक्शन और ये प्रोडक्ट कैसे बना, समझ में आ गया, वो बच्चा यस बोले। Yes, sir. बस एक ही को याद आया? जतिन गुड, हरसिमरत, इनायत, जबगुन, जेके, कबीर, Yes, sir. यतेश, अलका बेटा आपको याद आया ये रिएक्शन की नहीं? अगर HBr ऐड करोगे तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तो जो C बनेगा उसमें क्या आएगा फिर बताओ? नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। Hydrogen.
तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बीच में एलिमिनेशन रिएक्शन भी आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में भी आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट क्या कहाँ क्या बनना है। क्लियर हुआ पुत्र? इज इट क्लियर बेटा जी? Yes, sir. तो यही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, इसी टाइप के। जो बच्चे आप में से अगर नीट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देन कम्स आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन जो रिएक्शन है इसमें वो बोलता है, अब एन हेक्सेन है, वो आइसो हेक्सेन के साथ 3 मिथाइल पेंटेन भी बना सकता है। आइसो तो होता है ना सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ, है ना, एक कार्बन ब्रांच बन गया। तो एन में तो सारे कॉन्टिन्यूटी में थे, अब यहाँ एक सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ ब्रांच बन गया। अब ये सेकेंड लास्ट नहीं है तो कोई और है, इसका नाम तो नहीं है कोई पर्टिकुलर जैसे आइसोनियो होते हैं, क्योंकि उसमें सेकेंड लास्ट के साथ ही लगते हैं। बट ये आइसोमर्स बन गए, एक एन हेक्सेन के दो आइसोमर्स ही हैं जो प्रोडक्ट बने। तो एन एल्केन्स on treatment with anhydrous aluminum chloride and HCl, they isomerize to branched alkanes। ठीक है, कुछ माइनर प्रोडक्ट्स भी पॉसिबल हैं इसके, और भी बन सकते हैं ब्रांचेस, बट ये मेजर प्रोडक्ट आपका जो है वो बनेगा, क्योंकि माइनर प्रोडक्ट्स को हम रिपोर्ट नहीं करते, दे आर नॉट रिपोर्टेड। तो अब इसका भी कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है। ऐसे ही अगर एरो के ऊपर ये लिख के आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए मैंने क्या प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर है बच्चे? इसके अलावा बेटा नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है, ये सब लर्निंग वाले हैं बेटा, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है बेटा? 4n+2 पाई रूल, हक्कल्स रूल को जो फॉलो करे। Yes, sir. और जो कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, वो है बेंजीन। तो ये एक रीफॉर्मेशन रिएक्शन है, इसलिए इसको रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं, और इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोजिनेशन, यहाँ एक इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, एक इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और ये आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे, और बाकी भी कार्बन से हाइड्रोजन। तो इसमें जो है आपको बेसिकली एक एक हाइड्रोजन बाकी कार्बन से भी निकलेगा। तो यहाँ जो कैटलिस्ट यूज होना है वो चाहे क्रोमियम, वेनेडियम या मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज करेंगे, साथ में हाई टेम्परेचर, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन करानी है। देखो, मुझे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तैयार करना है, ऑल्दो वो रेजोनेंस से वो भी स्टेबल हो जाएगा, जो साइक्लाइजेशन होगी बेंजीन बनेगा वो हाईली स्टेबल है, बट एक नॉर्मल एल्केन के मुकाबले उतना स्टेबल नहीं है। एल्केन्स तो पैराफिन्स होते हैं। तो इसलिए उस केस में आपको जो है बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा प्रेशर यूज होगा, तो जाके ये रिएक्शन होगा और एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बनेगा। यही अगर आपने टॉलीन बनाना है, टॉलीन होता है बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, मिथाइल बेंजीन को टॉलीन बोलते हैं, दिस इज टॉलीन। तो अगर ये बनाना है तो फिर अब आपको 7 कार्बन चाहिए टोटल, तो आप रिएक्शन किसके साथ करा लें? हेप्टेन के साथ, CH3 CH2। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि सर 7 कार्बन की रिंग क्यों नहीं बनती, एक बाहर क्यों रह जाता है? तो वो आपको शायद याद होगा, अगर नहीं याद तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स GOC में जाओ,
मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। उसमें मैंने आपको बताया था कि 6 मेंबर्ड रिंग इज द मोस्ट स्टेबल रिंग, याद है आपको? हाँ या ना बेटा? जो 6 मेंबर, Yes, sir. हाँ, तो 6 मेंबर रिंग मोस्ट स्टेबल रिंग होती है। तो यहाँ अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, फिर इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ऊपर वाला CH3 पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा साथ में। तो आपको कंडीशन सेम रहेंगी यही वाली, इन्हीं कंडीशंस को बस यहाँ लिख देना है। और रिएक्टेंट अगर आप एनहेप्टेन, तो ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है, विच एल्केन डू यू सजेस्ट। अब उसका आंसर नहीं दिया था, आंसर मैंने आपको बता दिया। एरो के ऊपर कंडीशंस लिखनी ना भूलना बेटा, वो बहुत जरूरी है। तो याद कर लोगे ये। अगला टेस्ट आपका जब होना है, उसमें पूरा यूनिट आना है। तो पूरे यूनिट में जो है वो फिर ये सारे रिएक्शंस आएंगे। सो दिस विल फॉर्म टॉलीन। और एक रिएक्शन विद स्टीम है, ये सिंपल रिएक्शन है, आप इसको लर्न कर लें, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस इतना याद रखना, ये डाईहाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन का रिएक्शन है। दिस इज द प्रेपरेशन, इंडस्ट्रियल, लैब नहीं, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। सो पायरोलिसिस डिलीटेड है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हम कर चुके हैं बेटा। ये आपको एल्कीन्स का जनरल स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल डायग्राम, इथीन का आपको पता ही है। नॉमेनक्लेचर हम कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम कर चुके हैं, सिस ट्रांस। इसमें मैंने आपको EZB, आपको याद होगा, कान इन गोल्ड प्रेलॉग रूल्स, प्रायोरिटी ऑर्डर करवा के, वो भी मैंने आपको डिटेल में करा दिया हुआ है। इसकी प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइंस हम कर चुके हैं, आपके टेस्ट में था। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बीटा एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये भी हम कर चुके हैं। एल्कीन्स की प्रेपरेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है बेटा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। अगर आपके पास एक विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन्स के साथ दो हेलोजन, डाई मींस दो, हेलोजन हैलाइड, डाई हैलाइड विसिनल, विसिनल का मतलब दो एडजेसेंट कार्बन्स के साथ। तो आप ऐसे विसिनल डाइहैलाइड्स को जिंक के साथ ट्रीट करें, ठीक है। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो ये दो ब्रोमीन को बाहर निकालेगा खुद ऐसे बाहर, ZnBr2। और जब ब्रोमीन निकलेंगे तो कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो आपको हमेशा एक एल्कीन मिलेगा। सो दिस इज अ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। It's a simple reaction, no mechanism required, just the reaction you have to remember. So this is one more method of preparation of alkenes. अब आप नोटिस कर रहे होगे मैं आपके साथ जो रिएक्शंस डिस्कस कर रहा हूँ उसमें लर्निंग पार्ट ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन कम है। फिर इससे अगला वाला हम राजे कर चुके हैं, फ्रॉम एसिडिक डिहाइड्रेशन, बहुत डिटेल में विद मैकेनिज्म, +2 की बुक में से मैंने आपको ये करवाया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बाद में कराऊंगा। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन हम कर चुके हैं निकल प्लैटिनम या पैलेडियम के साथ। एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू एल्कीन्स भी हम कर चुके हैं। इसमें अब देखो फिर से इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये रिएक्शन क्वेश्चन आ गया। आयोडीन की जो है वो इट डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। उसका रीजन क्या दोगे अगर पेपर में आ गया? ये हेलोजिनेशन में हमने ब्रोमीन किया था ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एल्कीन और एल्काइन का डिस्टिंक्शन टेस्ट, मैंने आपको टेस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला था। उस टाइप का रिएक्शन आयोडीन क्यों नहीं शो करेगा एल्कीन में एडिशन, बताओ, व्हाट कुड बी द रीजन?
बिकॉज ऑफ ये बेटा हमने परऑक्साइड इफेक्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि परऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन HI। उसका रीजन यही था ना कि आयोडीन का लार्ज साइज होने के कारण उसका जो अटैक है वो बेंजीन रिंग के ऊपर, सॉरी एल्कीन के ऊपर उतना फिजिबल नहीं होता। हाँ या ना बेटा? फ्लोरीन के केस में बहुत स्मॉल साइज होने के कारण इतना इजीली इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो उस कारण से इसका अटैक उतना फिजिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बड़ा साइज होने के कारण वो बल्की हो जाता है, और बल्की साइज के कारण वो एल्कीन के ऊपर इजीली अटैक नहीं कर पाता। तो दोनों ही मुश्किल काम है। हाँ या ना बच्चे? बस कहाँ कौन सा रीजन फिट करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है पुत्र? Yes, sir. तो इसमें ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा। बेटा ये अगर आपने सीरियसली सारे लेक्चर सुने हैं और आपने टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर किया था, तो ये आपने सारा देखा होगा। यहाँ हायर क्लासेस में लिखा हुआ है, बट मैंने आपको डिटेल में ये विद मैकेनिज्म कराया है। व्हाट्सएप ग्रुप में इमेजेस और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। ये फिर हमने मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, परऑक्साइड इफेक्ट, ये सारा बहुत डिटेल में कर लिया है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स। ठीक है। अब जो बेटा मैं नेक्स्ट आपके साथ स्टार्ट करूंगा कल से, मैं आज नहीं करा रहा बेटा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्ड डिस्कशन है। इसमें मैं आपके साथ ऑक्सीडेशन जो मैं रिएक्शन डिस्कस करूंगा, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन कल के, वैसे ये जो हम रोज कर रहे हैं ना, पिछले 15 दिन से जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप मान के चलो आपके फाइनल बोर्ड के जो ये अब आपका फाइनल एग्जाम होगा +1 का, इसमें से 7 नंबर जो मैंने बेटा आपको पिछले 10 दिनों में करवाया है, 7 नंबर 70 में से 10%, 33% पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 10% एक ही 10-12 दिन के लेक्चर में आप खींच सकते हो फाइनल एग्जाम में। और कम से कम नहीं तो 3 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जेई मेंस और नीट में कम से कम 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा 4-5 भी हो सकते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपने पिछले 12 दिन के लेक्चर अच्छे से सुने और नोट्स बनाए हैं। Am I very clear and audible to all of you? Yes, sir. अब आप लोग समझदार हो। +1 +2 बोर्ड क्लासेस हैं, ये सीनियर कॉलेज लेवल की क्लासेस काउंट होती हैं। आप लोग समझदार हो कि पिछले 10-12 दिन के लेक्चर्स कैसे कितने इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको कवर अप कर लेना। चलो, विल कंटिन्यू बेटा टुमारो। थैंक यू सो मच।